हारो राजस्थान का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर जोधपुर से जो मिल रही है आपको बताना चाहेंगे, जहां लोहार कॉलोनी के बाहर पत्थरबाजी की गई है। एक दुकान को खोलने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। ये जो सामने आया है मामला पावटा चौराहे के पास का है, जहां लोहार कॉलोनी है और वहीं इस स्थिति के बनने के बाद भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। और ये बड़ी खबर जोधपुर के लोहार कॉलोनी की, जहां पर एक दुकान को खोलने को लेकर पत्थरबाजी हो चुकी है। चंद्रशेखर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, विवाद कैसे शुरू हो गया, फिलहाल क्या स्थिति है, भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा है? चंद्रशेखर, आप सुन पा रहे होंगे? बात करें तो जी बोलिए बोलिए। अगर जो दुकान खोलने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद पत्थर के बाद जो है एक व्यक्ति तलवार लेकर आया। उसने ताबड़तोड़ तलवार से वार किए, जिसमें जो है 5 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें एक की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। जी, अचानक कैसे हो गया ये इनका काफी लंबे समय से जो पावटा चौराहे पर स्थित एक दुकान है, उसको लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये जो है जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। आज जो है वो एक पक्ष दुकान खोलने पहुंचा, उसके दूसरे पक्ष ने विरोध किया और होने लगी। इस दौरान पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद 2 युवक तलवार लेकर आए और तलवार से जो है वहां पर खड़े महिला और पुरुषों पर जो है ताबड़तोड़ वार कर दिए। जी चंद्रशेखर, नजर रखें आप इस खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर लोहार कॉलोनी के बाहर पत्थरबाजी हुई है। और अभी जो हमारे संवाददाता ने इस वक्त की लेटेस्ट जानकारी जो दी है, ताजा खबर जो दी है, उसके मुताबिक 5 लोग घायल हुए हैं कुल मिलाकर और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। भारी पुलिस जाब्ता इस वक्त तैनात किया गया है। भारी पुलिस जाब्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है। स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ विवाद शुरू क्यों हुआ? विवाद कहा जा रहा है कि 2 पक्षों में हुआ। एक दुकान को खोलने को लेकर यह विवाद हुआ। एक दुकान को खोलने के बाद ये ऐसी स्थिति बनी कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम हो रहा है आज। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जो सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं और इस वक्त मंच पर दोनों आसीन। महिला बाल विकास विभाग की ओर से ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सशक्त नींव उज्जवल भविष्य। और ये कार्यक्रम महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और महिला बाल विकास विभाग की यही कोशिश है कि अगर नींव मजबूत होगी, अगर जड़ें मजबूत होंगी, तो भविष्य भी उज्जवल होगा। और इसी थीम के साथ, इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और मंजू बागमार, जो कि महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई मंत्री हैं, वो उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। इस वक्त बिरला ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम हो रहा है, मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत, ये कार्यक्रम अपने आप में खास, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए दीप प्रज्वलित कर विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत, इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सशक्त नींव उज्जवल भविष्य। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कैसे योजनाओं को आगे बढ़ाना है, किस तरह से सशक्त बनाना है महिलाओं को और बच्चों को। सरकार अलग अलग तरह से योजनाएं लेकर आ रही है और सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि हर राजस्थान का बच्चा, हर महिला स्वस्थ रहें, स्वावलंबी बने और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, महिलाएं भी स्वावलंबी बने। इसी कार्य के लिए लगातार कई योजनाओं पर काम करते हुए और इस सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ साथ दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, मंजू बागमार कार्यक्रम में मंत्री विभाग से, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से लाइव ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं।
ये कार्यक्रम खास, और इस कार्यक्रम की मुख्य आधारशिला ही यही है कि महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं जो कि सीधा लाभ पहुंचा रही हैं महिलाओं को और बच्चों को, और आगे भी ये कोशिश निरंतर यूं ही जारी रहे। और समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अलग अलग विभागों की ली जाती रहती है, और इसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेते हैं, निर्देश देते हैं, तमाम योजनाओं का स्टेटस समझते हुए उनमें क्या और बेहतर किया जा सकता है उसकी तरफ से भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। हर एक विभाग, हर एक सरकार का अंग सही और बेहतर तरीके से काम करे, यह सुनिश्चित मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। फूलों के गुलदस्ते से कार्यक्रम में पधारने के लिए, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री को भी ये पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए, और आइए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। वैशाली नगर के पश्चिम विहार में संजय शर्मा के आवास पर भी एसीबी की टीम पहुंची है। संजय शर्मा से जुड़े रिश्तेदारों और एक ज्वेलर के ठिकानों पर भी एसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है। जयपुर में संजय शर्मा से जुड़ी 8 जगहों पर एसीबी की सर्च कार्रवाई चल रही है। जयपुर के अलावा भरतपुर और यूपी के मुरादाबाद में भी एसीबी की टीम पहुंची है। तो ये बड़ी जानकारी और खबर, एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर एसीबी ये लगातार कार्रवाई कर रही है। ये जयपुर में वैशाली नगर के पश्चिम विहार में संजय शर्मा के आवास पर भी एसीबी की टीम पहुंची है, और इसके अलावा संजय शर्मा से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं उनके भी ठिकानों पर ये एसीबी की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। एक ज्वेलर के ठिकानों पर भी एसीबी का सर्च जारी है, और वो सर्च भी कहा जा रहा है कि इसी मामले से जोड़कर ये सर्चिंग की जा रही है। जयपुर में संजय शर्मा से जुड़े हुए जो एआरटीओ हैं, कुल मिलाकर कहा जाए तो 8 जगहों पर, 8 ठिकानों पर एसीबी की ये सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के 1 दर्जन ठिकानों पर आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे एआरटीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर आज सवेरे अलग अलग जगहों पर ठिकानों छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। हम दिखा रहे हैं जयपुर के वैशाली नगर स्थित संजय शर्मा का घर, जहां पर इस वक्त अनुसंधान अधिकारी भागचंद यहां पर मौजूद हैं, जो कि एडिशनल एसपी, और उनके सुपरविजन में यहां पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं इस घर पर, जो कि वैशाली नगर थाने के ठीक पीछे पश्चिम विहार में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय शर्मा का घर है। और वहीं पर यह भी सामने आया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज 1 दर्जन जो ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, उनमें यूपी के मुरादाबाद में भी एसीबी राजस्थान की एक टीम पहुंची, जो कि संजय शर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में श्यामनगर, वैशाली नगर, बात करें सांगानेर, अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। बताया ही जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि संजय शर्मा के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी करप्शन रकम के जरिए, जिसके बाद जब एसीबी मुख्यालय को शिकायतें मिली तो उसका सत्यापन इंटेलिजेंस विंग की ओर से किया गया, और आखिरकार आज एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को देखने को मिल रही है। शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरी कार्रवाई में कितनी अनुमानित आय से ज़्यादा अवैध जो संपत्ति का जो मूल्यांकन है वो एसीबी की ओर से हो पाया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा। कार्रवाई लगातार चल रही है। एडिशनल एसपी भागचंद के सुपरविजन में कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी भागचंद जी। भागचंद जी, क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? कौन है जिनके यहाँ पे कार्रवाई हुई है? ये संजय शर्मा है, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी हैं, और इनके एसीबी हेडक्वार्टर की इंटेलिजेंस ब्रांच के द्वारा कुछ इनपुट डेवलप किया गया था, और श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। उस केस के अनुसार इनकी जो लीगल सोर्स ऑफ इनकम से जितनी आय होनी चाहिए उनसे ज़्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन सभी चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के लिए कि वो इनकी हैं, किसकी हैं, बेनामी हैं, कोई बैंक लॉकर है इनके, इस संबंध में इनके और इनके सगे संबंधी प्लस मित्रों और इनके जो पुश्तैनी गांव हैं उनमें लगभग 10 जगह पे इनके सर्च की जा रही है। मुरादाबाद यूपी भी पहुंची है टीम, उसके अलावा भरतपुर में भी गई है। जयपुर में कहाँ हुई है और कार्रवाई? जयपुर में 8 जगह हैं, जिनमें 4 जगह तो वैशाली में ही है, एक तो इनका पीछे इनके भाई का, और इनकी 2 जगह इनकी भतीजी के हैं, और एक ज्वेलर्स के है
तो ज्वेलर्स के ये इनपुट है कि वहाँ इन्होंने कोई गोल्ड रखा हो और उसके बदले कुछ कैश ले करके कुछ अवॉइड करने की कोशिश की हो। पहुंची है टीम। यूपी मुरादाबाद इनका पुश्तैनी गांव है। तो वहाँ पर इनके किसी रिलेटिव के कोई बैंक लॉकर होने की सूचना मिली थी, तो इस संबंध में वहाँ पे भिवाड़ी की टीम भेजी गई है। संजय शर्मा से बात हो पाई आपकी? वो भी क्या यहीं पर है जहाँ आपकी हाँ, कार्रवाई? यहीं पे है। संजय शर्मा यहीं है। क्या कुछ अब तक मिला है, क्या बता पाएंगे? अभी दस्तावेज चेक कर रहे हैं इनके, क्योंकि तीनों बच्चे बाहर पड़े हैं, तो उनके पासपोर्ट वगैरह में देखेंगे कब कब यात्राएं की, उनका शिक्षा का खर्च क्या रहा, ये किस चीजें। समय से इंटेलिजेंस विंग निगरानी कर रही होगी इन सब चीजों की? ये इंटेलिजेंस ब्रांच काफी दिनों से इस इनपुट को डेवलप कर रही है, और अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकते, पर काफी लंबे समय से इनके इन चीजों की वेरिफिकेशन चल रही थी। तो फाइनली जब इनके आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ, माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किए गए और वारंट की पालना में सभी जगह आज सर्च की जाएगी। तो ये है एडिशनल एसपी भागचंद जो बता रहे हैं कि इस तरीके से जयपुर में 8 जगह, उसके अलावा भरतपुर और अन्य जगहों पर यानी यूपी तक भी एसीबी की 10 टीमें कार्रवाई कर रही है। जयपुर में 8 जगहों पर संजय शर्मा के खुद के ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद ये कुछ देर बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरी सर्च के ऑपरेशन में कितनी अकूत संपत्ति, जो कि बेनामी संपत्ति और आय से अधिक अर्जित की गई है, वो साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में इधर एसीबी की कार्रवाई हो रही है, तो अलवर की बात करें, यहां पर रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स पर आयकर, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे जारी हैं। राजस्थान में जहां अलवर, वहीं हरियाणा दिल्ली एनसीआर पे गुरुग्राम, और हरियाणा के ही दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में कंपनी के 20 ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। अलवर में 7, गुरुग्राम में 7, फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। प्लॉट और फ्लैट्स के बेचने के मामले में कैश लेन देन की शिकायत मिली है, यानी कि कैश लेन देन के जरिए प्लॉट और फ्लैट बेचे खरीदे गए हैं, जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा है टैक्स का, जीएसटी का। और इसी संबंध में ये कहा जा सकता है कि कैश का इस्तेमाल किया है तो काला धन भी इसको माना जा सकता है। इसी संबंध में ये जांच हो रही है और कई टीमें तीनों शहरों में ये दस्तावेजों की जांच कर रही है, किस तरह से खरीदे गए, बेचे गए, किसको बेचे गए, खरीदे गए, और कैश अगर मिला है तो उसका सोर्स क्या था। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर इनकम टैक्स की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और इनकम टैक्स 3 ठिकानों पर, राजस्थान समेत हरियाणा के कुल मिलाकर 3 ठिकानों पर यह कार्रवाई कर रही है। अलवर के त्रिहान होम डेवलपर्स पर लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। अभी इस समय हम मौजूद हैं अर्बन गैलेरिया जो मॉल है, उस मॉल के अंदर इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ के दस्तावेजों की जांच कर रही है। और ये जो मामला है, यहाँ सुबह 7 बजे टीम पहुंच गई थी और टीम ने यहाँ पर जो है, जो अशोक सैनी जो डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ घर पर क्या बोलते हैं लगातार जो है कार्रवाई जारी की। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो मॉल है, मॉल पे भी यहाँ लगातार जो है कार्रवाई जारी है। लेकिन जब इनकम टैक्स की जो टीम जो है जैसे यहाँ पहुंची, तो यहाँ पर अधिकारी जो है वो अलग अलग ठिकानों पर जो है कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो होम डेवलपर्स जो है, ये एक रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है और अलग अलग इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव, भिवाड़ी और अलवर में इसके प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके अंदर जो है लगातार कार्रवाई जारी है और यहाँ पर अभी आने जाने के लिए प्रवेश बंद किया हुआ है। अधिकारी जो लोग हैं वो अंदर है और अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसे ही यहाँ टीम पहुंची थी तो यहाँ एक तरह से जो है यहाँ के जो त्रिहान होम डेवलपर्स के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। नितिन शर्मा, और जोधपुर की खबर का एक बार फिर से आपको अपडेट देते हैं, जहां पर लोहार कॉलोनी के बाहर पत्थरबाजी हुई है। एक दुकान को खोलने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और 2 पक्ष आमने सामने आ गए। और जब ये स्थिति बनी उसके बाद पुलिस तक खबर पहुंची। आप देखिए, पुलिस का भी भारी जाब्ता यहां इस दौरान पहुंचा है। जो लोग वहां पर अशांति फैलाते हुए नजर आ रहे थे उनको पकड़ा गया है, पूछताछ की गई है। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है, हमने भी कुछ ही देर पहले अपने संवाददाता से जब जानकारी ली तो उनके मुताबिक 5 लोग इसमें घायल हुए हैं और एक घायल गंभीर बताया जा रहा है। और फिलहाल आप इन तस्वीरों में देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां पर लगाया गया है। पावटा चौराहे के पास ये लोहार कॉलोनी है, वहीं पर अचानक एक दुकान को खोलने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया, पत्थरबाजी होने लगी, 2 पक्ष आमने सामने आ गए, पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर पहुंचा, देखा तो 5 लोग यहां पर घायल, एक घायल काफ़ी गंभीर, अभी अस्पताल में भेजा गया है। वहां पुलिस की तरफ से जो असामाजिक तत्व या अशांति फैलाने वाले
तत्व वहां नजर आ रहे थे, उनको भी पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। भारी पुलिस जाब्ता इस वक्त मौजूद है, बातचीत कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, समझाने की लोगों को कोशिश कर रहा है ताकि मामला शांत हो सके। मीडिया से तो देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई। बिल्कुल बीच सड़क के किनारे का ये इलाका, और यहाँ भारी संख्या में पुलिस जाब्ता पहुंचा क्योंकि पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि क्या स्थिति है। चंद्रशेखर से आइए सीधा बात करते हैं। चंद्रशेखर, अभी क्या स्थिति है? 5 घायल बताया गया था और पुलिस ने हिरासत में या गिरफ्तार किया है किसी को भी? देखिए, बात करें तो ये जो मामला है पावटा मुख्य चौराहे का मामला है, जहां पर एक नमकीन की कोई दुकान संचालित हुआ करती थी और उस दुकान को लेकर एक परिवार के 2 पक्षों में जो है विवाद चल रहा था। चूंकि ये मामला कानूनी कोर्ट में भी फंसा हुआ था, ऐसे में एक पक्ष आज सुबह जो दुकान खोलने के लिए आया और तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि दूसरा पक्ष, जिसका घर इस दुकान के पीछे ही है, उसने कोई दीवार तोड़ के अंदर रास्ता बना लिया था, जिसके चलते जो है तो पहला पक्ष यहाँ दुकान खोलने के लिए आया था और दोनों आपस में भिड़ गए। इस दौरान जो है जमकर पत्थरबाजी हुई और इस दौरान जो 2 युवक तलवार लेकर पहुंचे और तलवार से जो है वार करने के बाद जो है कुछ लोग घायल हुए। बताया जा रहा है 5 लोग घायल हुए, जिसमें एक की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं बताई जा रही है। सबको अस्पताल ले जाया गया घायलों को। इसके अलावा मौके पर पुलिस है और जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गए, लेकिन 2-3 लोग जो है पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। जी बिल्कुल। और अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है, समझाइश की भी कोशिश हो रही है क्या दोनों पक्षों के वरिष्ठ जनों से? देखिए, इसमें एक अपडेट ये है कि अभी तक कुल 12 लोगों को जो है दोनों पक्षों को मिलाकर जो है हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस जो है दोनों पक्षों की समझाइश भी कर रही है, मौके पर जो है जगह खाली करवा दी गई है और जो घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया है और आगे दोनों पक्षों की तरफ से जो अगर FIR दर्ज करवाई जाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अब चंद्रशेखर, चूंकि जैसा आपने जानकारी दी कि ये एक रास्ता बना लिया गया था दुकान के पीछे की तरफ, तो अब उसमें तो फिर दूसरा विभाग भी इन्वॉल्व होगा। पुलिस का तो काम होता है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने का, लेकिन अब जो संबंधित विभाग जिसको ये देखना होगा कि ये दुकान और उसके में बनाया गया रास्ता क्या सही है या गलत है, वहां पर भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इसको जांचा जाए। लेकर जो है विवाद होता है 2 पक्षों में, तो ऐसे में पुलिस के पास पावर है कि वो जो धारा 145 के अंतर्गत जो है दुकान को सीज करके उसकी चाबी पुलिस अपने पास रख सकती है और इसके बाद जब कोर्ट किसी एक पक्ष में फैसला देता है तब कहीं जाकर उसकी चाबी जो है सुपुर्द की जाती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यहाँ पर जी बिल्कुल। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपडेट आप इस खबर पर दे रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। सीकर से खबर, जहां जिले की रींगस थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर 25 लाख रुपए की लूट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चलती बस को रुकवाया, उसमें से ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों को उतारा और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में साथ लेकर चले गए थे। सुनसान जगह पर ले जाकर उस शख्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब बदमाशों से पूछताछ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जयपुर से झुंझुनू जा रही रोडवेज बस में ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक कर्मचारी सवार था। सरगोट के पास बदमाशों ने अपनी कार को आगे लगा दिया, बस को रुकवा दिया था और उसके बाद कर्मचारियों को उतारकर अपने साथ ले गए थे। लूट की वारदात करने से बदमाश उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। पुलिस से कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की तरफ से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें परिवादी ने बताया कि मेरा एक व्यक्ति पैसे लेकर के जा रहा था, उस व्यक्ति को डोरसर के पास में बस से उतार करके कुछ व्यक्ति उसका अपहरण कर ले गए और उसके पास में जो रुपए थे उनको भी छीन करके ले गए। आधी रिपोर्ट पर हमने एक लूट का और डकैती का मुकदमा दर्ज करते हुए और इसमें अनुसंधान शुरू किया, तो इसमें जो सम्मिलित आरोपी थे उनमें से आज 4 आरोपियों को हमने उदयपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हाईवे पर कंटेनर में आग लग गई है। डबोक चौराहे पर एक पुलिया बनी है, उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर कंटेनर में भारी आग लगी है, भयंकर आग लगी है। आग से कई किलोमीटर दूर से धुआं और आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। आग की सूचना
फायर ब्रिगेड को तुरंत दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची हैं। शॉर्ट सर्किट से कंटेनर में आग लगने की बात सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, काला धुआं का गुब्बार ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा है और करीब 3 घंटे तक हाईवे पर आवाजाही को बंद रखा गया एहतियातन, क्योंकि जिस तरह से इस गाड़ी में आग लगी, ये बाकी वहां से सड़क से गुजरती अगर कोई गाड़ियां तो उनको भी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए 3 घंटे तक हाईवे पर आवाजाही बंद की गई, जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया गया कि आग लगी हुई जो ट्रक में है ये बाकी वाहनों के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। सर्विस रोड पर वाहनों को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, हताहत तो कोई नहीं हुआ और क्या ट्रैफिक फिर से सुचारू हो चुका है यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 घंटे तक स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर रही थी, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है और दमकल ने काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया। हाईवे पर ये घटना घटित हुई जो कि दबोक के चौराहे के ऊपर से जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पुलिया पर ये जो घटना घटित। कंटेनर में था क्या सामान, क्या लोड था? देखिए ये अभी पुलिस जो है ये कुछ देर में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएगी, लेकिन काफी कुछ नुकसान हुआ है। पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है और धुआं जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धुआं गगनचुंबी धुआं उठा जो कि कई किलोमीटर दूर से नजर आया और इस आग से जिन जिन लोगों को ये धुआं नजर आया उनमें दहशत का माहौल एक बार जो है वो फैल गया और दमकल को जैसे ही सूचना मिली दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत की और आखिरकार दमकल ने आग पर काबू पा लिया। उससे पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। यातायात बंद कराने के साथ ही सर्विस रोड पर यातायात को दुरुस्त किया गया, जिससे वाहन चालक जो है वो हाईवे पर लंबा जाम ना लगे और जो वाहन है वो सर्विस रोड के मार्फत आगे की ओर बढ़ाए जा सके। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ड्राइवर और बाकी स्टाफ इस ट्रक का सुरक्षित है? अभी किसी के भी इस पूरे घटनाक्रम में हताहत होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस की और अन्य जो दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे थे उनकी प्राथमिकता आग पर काबू पाना था। आग पर काबू पा लिया गया है। अब आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो जुड़ गई है। आपका कपिल बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। कपिल श्रीमाली बताते हुए इतनी बड़ी खबर के बारे में कि किस तरह से 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा, या कहें कि यातायात को रोका गया, एहतियातन रोका गया। ये ट्रक, ये बड़ा कंटेनर, इसमें सामान क्या था ये पता नहीं चल पाया। पुलिस जब ब्रीफ करेगी तभी इसकी जानकारी लगेगी, लेकिन अचानक से शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। आग लगती है, धुओं की लपटें, धुआं ऊपर गुबार आसमान तक दिखाई देता है दूर दूर से और 3 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल